हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट धनौरी। तो आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करते हैं हमारा क्लास 12th का सेकंड चैप्टर रेशियो चेंज बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी चेंज इन द रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो भी आपकी रेशियो चेंज होती है पार्टनर्स के बीच में, एक चैप्टर जो था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस चैप्टर की हमने जो थ्योरी थी वो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो भी हैं वो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। कौन सी बुक से? डीके गोयल की बुक से। ठीक है, तो हम फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है इस चैप्टर में प्रैक्टिकली वो क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करने हैं। अब सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में हम थ्योरी में पढ़ भी चुके थे कि सैक्रिफाइस क्या होता है। सैक्रिफाइस का मतलब होता है अपना, यानी कि जो शेयर है वो छोड़ देना एक तरीके से या डिक्रीज कर देना। जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उस केस में जो है ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर सैक्रिफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जो भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो उस केस में अपना जो पुराने पार्टनर्स है वो अपना हिस्सा छोड़ देते हैं, क्योंकि नए को भी उसी में से मिलना होता है, टोटल शेयर हमारा चेंज नहीं होता है। तो वो हमने थ्योरी में पढ़ा था। आज हम इसका जो फॉर्मूला है सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या था, कल भी हमने पढ़ा था, कल वाली क्लास के अंदर। सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यानी कि जो शेयर उसके पास पहले था स्टार्टिंग में और जो लास्ट में शेयर उनका जो डिफरेंस है वही आपका सैक्रिफाइस होगा। अगर यहाँ पे आपका न्यू शेयर कम है तो सैक्रिफाइस होगा, अगर न्यू शेयर ज्यादा हो जाता है बाई चांस तो आपका गेन माना जाएगा। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, बट अगर इस फॉर्मूले में आपका आंसर नेगेटिव आता है, आंसर क्या आता है नेगेटिव, तो उसको क्या मानोगे भी, वो गेन होता है। क्योंकि जब भी आपका न्यू शेयर इंक्रीज होगा तो सैक्रिफाइस नहीं, वहां पे क्या होगा, गेन ही होगा। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है फिर यहाँ पे, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला इसका बिल्कुल अपोजिट है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो गेन कब होगा, जब आपके पास न्यू शेयर ज्यादा होगा और ओल्ड शेयर कम होगा। क्योंकि हम अगर पहले से ज्यादा अचीव करते हैं, पहले से ज्यादा शेयर हमारे पास है तो वो गेन है, और अगर पहले से कम हमारे पास बचा है तो वो सैक्रिफाइस है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। बट अगर यहाँ पे भी आपके पास नेगेटिव आंसर आता है तो नेगेटिव के केस में क्या हो जाएगा, वो हमारे पास सैक्रिफाइस आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, ओल्ड माइनस न्यू आपको याद रख लेना कोई भी एक, तो इसी फॉर्मूले से आपका गेन भी निकल जाएगा, सैक्रिफाइस भी निकल जाएगा। नेगेटिव आंसर है तो गेन, पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस। गेन वाले फॉर्मूले में न्यू माइनस ओल्ड करते हो तो आपके पास गेनिंग रेशियो निकल जाएगी, और अगर आपका नेगेटिव आंसर आता है तो वहां पे उस पार्टनर का सैक्रिफाइस निकल जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को अगर हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से, अगर हम इसको करें भी, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इस चैप्टर का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो कहता है ए एक्स एंड वाई वर पार्टनर इन रेशियो। देखो यहाँ पे आएगा भी इन रेशियो 5:3। किस रेशियो में पार्टनर थे वो, 5:3 में, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 से दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। अब उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो किस रेशियो में शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस। तो हमें हर पार्टनर का इंडिविजुअली क्या करना है भी, गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास दोनों ही रेशियो हैं, ओल्ड भी है और न्यू भी है। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें न्यू शेयर चाहिए और ओल्ड शेयर, दोनों ही शेयर की जरूरत पड़ती है और वो हमारे पास है। देखिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी वो क्या है 5:3, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दी गई है। न्यू रेशियो क्या है भी हमारे पास, वो है इक्वल 1:1। हम निकालते हैं पहले ए का सैक्रिफाइस या फिर गेन, दोनों ही हो सकते हैं कि अभी हमें नहीं पता कि सैक्रिफाइस आएगा गेन आएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं सैक्रिफाइस का, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड शेयर क्या है 5/8 एंड न्यू शेयर क्या है 1/2। एलसीएम कितना हो जाएगा 8, डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी डिवाइड करोगे 4 into 1 तो 4, यहाँ पे 1/8। अगर सैक्रिफाइस के फॉर्मूले में पॉजिटिव आंसर आया तो क्या होगा सैक्रिफाइस, यानी इस पार्टनर का निकल के आ गया सैक्रिफाइस। अब बात करते हैं बी की, तो बी का भी सैक्रिफाइस या फिर गेन। फॉर्मूला हमने लगाया ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर 3/8, न्यू शेयर 1/2। एलसीएम हमारे पास वही 8 हो जाएगा, 3 - 4 तो क्या आ गया -1/8।
और अगर सैक्रिफाइस के फॉर्मूले में माइनस आंसर आया, नेगेटिव आंसर आया, जैसे कि आपको बताया था अभी, अगर नेगेटिव आंसर आता है सैक्रिफाइस की रेशियो में तो क्या माना जाएगा, गेन। तो यहाँ पे क्या कर लेता है, गेन। और एक और इसके अंदर है भी जो आपको चीजें ध्यान रखनी है कि हमेशा एक रेशियो कैलकुलेट करते हुए टोटल गेन और टोटल सैक्रिफाइस हमेशा बराबर रहेगा, चाहे पार्टनर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो टोटल गेन और टोटल सैक्रिफाइस है वो हमेशा बराबर रहेगा। अब इस केस में क्या है, सैक्रिफाइस भी 1/8 है और गेन भी क्या है, 1/8 है, दोनों इक्वल है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सही है। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, सैक्रिफाइस रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो। ठीक है, बड़े आसान से क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इसके। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, ए बी पार्टनर्स वर इन द प्रॉफिट पार्टनरशिप शेयरिंग द प्रॉफिट इक्वली। तो इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2023। अप्रैल 23 के इफेक्ट के बाद दे एग्री टू शेयर इन द रेशियो 4:3। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4:3 में। इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी ओल्ड रेशियो आपके पास थी ए और बी के बीच में इक्वली 1:1 की रेशियो थी। अब जो न्यू रेशियो इनकी है वो है 4:3। निकालना तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह क्या है, गेन और सैक्रिफाइस। इंडिविजुअल पार्टनर का सैक्रिफाइस और गेन आपको निकालना है। ए का सैक्रिफाइस या गेन कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला हम लगाएंगे कौन सा भी, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड शेयर 1/2, न्यू शेयर 4/7। एलसीएम कितना होगा अभी, 7 और 2 का एलसीएम आपको 14 हो जाएगा, 7 - 8। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, -1/14। और अगर आपका सैक्रिफाइस के फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव आंसर आता तो वो क्या है, गेन। तो पहले पार्टनर का क्या हो जाएगा, गेन। अब बी का कैलकुलेट करते हैं विद सैक्रिफाइस और गेन। तो बी का सैक्रिफाइस या गेन कैलकुलेट करिए। ओल्ड शेयर 1/2, न्यू शेयर 3/7। एलसीएम आपके पास 14 आ जाएगा अभी, 7 - 3 × 6। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/14। तो ये आपके पास आ जाएगा सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया हमारे, ए का गेन आया 1/14, बी का क्या आ गया, सैक्रिफाइस आ गया 1/14। और वही चीज जो आपको फर्स्ट पार्ट में बताई थी कि हमेशा ही एक पार्टनर क्वेश्चन के अंदर क्या है, जो टोटल गेन है और टोटल सैक्रिफाइस है वो आपका क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो दोनों पार्ट हमने किए, बड़े इजी से क्वेश्चन है। अभी तक तो ज्यादा कुछ आया ही नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, फ्रैक्शन के ही क्वेश्चन मान के चलिए जो आप 6-7 क्लास में सीख चुके हैं। तो बड़े ही आसान चीजें अभी तक आपके पास आई हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ए पार्ट एबीसी पार्टनर वर इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। एबीसी पार्टनर 4:3:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द पार्टनर्स एग्री टू शेयर द प्रॉफिट शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। तो ओल्ड रेशियो 4:3:1, न्यू रेशियो 5:3। कैलकुलेट द ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू द चेंज इन द रेशियो। आपके पास 3 पार्टनर कौन है, ए बी एंड सी। ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:1। न्यू रेशियो क्या है, 5:3। आपको क्या निकालना है, तीनों पार्टनर्स का गेन या फिर सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है। तो ए सैक्रिफाइस, ए का सैक्रिफाइस या फिर गेन माइनस करना है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर कितना है, 4, 3, 7 एंड 8, यानी कि 4/8। न्यू शेयर कितना है, 5, 4, 9 एंड 3, 12, 5/12। ये क्या होगा, फॉर्मूला हमने लगाया ओल्ड माइनस न्यू। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24। ठीक है, तो 24 को 8 से डिवाइड करोगे 3, 3 4 जा 12, माइनस 12 2 जा 24, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2/24। पॉजिटिव आंसर आया तो क्या आ गया, सैक्रिफाइस इसको बोलो। बी का कैलकुलेट कर लेते हैं, बी सैक्रिफाइस और गेन। तो बी का सैक्रिफाइस या गेन क्या आएगा, ओल्ड शेयर क्या है अभी 3/8 एंड न्यू शेयर क्या है 4/12। एलसीएम वही 24 आएगा सेम, 3 3 3 जा 9 माइनस 2 2 4 जा 8। यहाँ भी क्या आ गया 1/24। ये भी आपका पॉजिटिव आंसर है, तो ये भी क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा बी।
अब बारी आती है सी की। सी क्या करेगा, सेक्रीफाइस या गेन। तो कैलकुलेट करिए। ओल्ड शेयर 1/8, न्यू शेयर 3/12, एल्सियम 24, 3 जा 3 1 और यहाँ पे 2 2 3 जा, फिर आपके पास आ जाएगा 6। तो क्या आ गया, -3/24। तो अगर नेगेटिव आंसर आया तो क्या लिखोगे, गेन। तो ये तीनों का क्या निकलेगा, इंडिविजुअल पार्टनर्स का हमने गेन और सैक्रिफाइस निकाल दिया रेशियो चेंज होने की वजह से जो भी हुआ। और हमारा आंसर क्या है अभी, ए पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस करेगा 2/24 का, बी पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस करेगा 1/24 का, और सी जो है वो हमारा गेन करेगा कितना, 3/24 से। तो ये हमारा क्या था, सेकंड पार्ट है। इस केस में भी अगर देखोगे तो टोटल गेन और सैक्रिफाइस हमारा इक्वल ही आ रहा है। गेन हमारा 3/24 था और सैक्रिफाइस हमारा अगर दोनों को जोड़ा जाएगा तो वो भी आपका 3/24 ही आएगा। ठीक है, तो चले हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है। उम्मीद करते हैं कि समझ आ रही होगी चीजें। बड़े आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ फ्रैक्शन के क्वेश्चन है, प्लस माइनस ही आया, अभी तक कुछ नई चीज आई नहीं है कि हम इसमें कंफ्यूज हो। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। महेश, नरेश एंड ओम पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। रेशियो दी गई विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2023। दे एग्री टू शेयर। अब वो एग्री करते हैं किस चीज में, शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:3। पहले 2:3:4 है, अब क्या होगा 1:3:4, अब है 1:3। तो कैलकुलेट करना आपको ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस। सेम क्वेश्चन है भी जो भी किया है, कोई बदलाव ही नहीं हो रहा क्वेश्चन में। महेश, नरेश एंड ओम, एम एंड ओ पार्टनर यहाँ पे हो सकते हैं। 2:3:4 की रेशियो से भी ओल्ड, न्यू रेशियो 1:3। कैलकुलेट करिए भी ए का, महेश का सैक्रिफाइस या फिर गेन, जो भी हमारे पास आएगा। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पे भी ओल्ड शेयर कितना है, 2/2 3 5 एंड 4 9, 2/9 ओल्ड शेयर है। न्यू शेयर कितना होगा 1 2 3 है अभी, यानी कि 6, 1/6। 9 एंड 6 का एलसीएम कितना रहेगा अभी, 18। 18 2 आ जाएगा डिवाइड करने पे, 2 2 जा 4 माइनस यहाँ पे डिवाइड करने पे 3 आएगा, 3 1 जा 3। हमारे पास जो आंसर आया 1/18 और ये आंसर आपका पॉजिटिव आया, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ सैक्रिफाइस। जो महेश है वो इस क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइस करेगा। अब सेकंड पार्टनर है हमारे पास नरेश। नरेश का गेन या सैक्रिफाइस अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा अभी, ओल्ड शेयर 3/9 माइनस न्यू शेयर 2/6। एलसीएम हमारे पास 18 आ जाएगा, डिवाइड करोगे 2 2 3 जा 6 माइनस यहाँ पे 18 को 6 से डिवाइड करोगे 3 3 2 जा 6, तो क्या आया 0 का डिफरेंस आया। अब यहाँ पे ना तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है अभी, ना ये गेन करेगा। इसका जो शेयर है वो पहले वाला ही रहेगा, इसके शेयर में कोई चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्टनर है ओम, ओम का सैक्रिफाइस या फिर गेन कैलकुलेट करोगे। ओम के पास ओल्ड शेयर था 4/9 एंड न्यू शेयर कौन सा है अभी 3/6। एलसीएम कितना हो गया 18, 2 2 4 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 3 जा 9। तो क्या होगा, नेगेटिव में आंसर आएगा 1/18 और ये क्या हुआ इसका मतलब गेन। देखो यहाँ भी क्या है, टोटल शेयर और टोटल गेन और सैक्रिफाइस आपका बराबर है। 1/18 सैक्रिफाइस है, 1/18 ही आपका गेन है। जो आपका पार्टनर नरेश है उसने ना गेन किया ना सैक्रिफाइस, क्योंकि उसके पास जो ओल्ड शेयर और न्यू शेयर है वो दोनों ही बराबर है। तो उसका अगर शेयर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब गेन और सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे किसके, गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो के। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, एक तरीके से फ्रैक्शन वाला ही क्वेश्चन है, बस आपको प्लस माइनस करना है। एक ही फॉर्मूला आपके पास ओल्ड माइनस न्यू, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ आए होंगे आपको ये क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जिसमें हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेट करनी हमें कौन सा मेथड हमारे पास रहेगा अभी, जैसे माथुर एंड कंपनी बिजनेस था ऑफ विशु परचेज, कंसिडरेशन था 11 लाख विच इज पेड बाय द चेक,
द एसेट्स एंड लाइबिलिटी, जो एसेट्स और लाइबिलिटी आपको दे रखी है फर्म की, भी हम माथुर एंड कंपनी एक्वायर करते हैं बिजनेस किसका, विशु लिमिटेड का, तो विशु का बिजनेस परचेज करते हैं। और जो बैलेंस शीट आपको दे रखी है फर्नीचर, उसके अंदर 50,000 का था, ये उसकी बुक वैल्यू है, बट हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, एग्रीड वैल्यू, क्योंकि जब भी आपका बिजनेस परचेज किया जाएगा, सेल किया जाएगा, तो हमारे लिए वो बिजनेस कितने का है वो चीज एग्रीड वैल्यू पे डिपेंड होती है, बुक वैल्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एग्रीड वैल्यू 40 है, डेटर्स जो थे 250 है, सब्जेक्टेड टू प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेब्ट्स 4%, 5% इसके ऊपर प्रोविजन बनाएंगे। प्रोविजन बनाने का मतलब कि डेटर्स आपके डिक्रीज हो जाएंगे भी, और 4% अगर इसमें से माइनस करोगे तो 4% माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी एग्रीड वैल्यू होगी। स्टॉक 10 लाख बुक वैल्यू था, 720 आपको लेना है, ये एग्रीड वैल्यू है। बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 के हैं, यहाँ भी 20 है, क्रेडिटर 180 के हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। आपको क्या करना है भी, गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको एंट्री भी करनी है। हमने क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पे हमें क्या करना है, गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है। कल हमने डेफिनेशन के अंदर क्या पढ़ा था कि हमारी जो गुडविल है वो क्या है, जो आपकी नेट एसेट्स है उससे जो भी आपकी एक्सेस वैल्यू है आपके बिजनेस की, जो कंसीडर करती है मार्केट वैल्यू, वो ही आपकी गुडविल होती है। अब हमें देखना क्या है कि ये बिजनेस जो था माथुर एंड कंपनी एक्वायर करते हैं, बिजनेस तो विशु का है, बट विशु के बिजनेस की जो आपकी नेट एसेट्स होगी, जो नेट वैल्यू आएगी, उसको वो कितने में खरीद रहा है, अगर वो उसी वैल्यू में उसको परचेज कर ले, परचेज कंसीडरेशन उसके बराबर हो, फिर तो गुडविल की वैल्यू 0 है। और अगर उससे ज्यादा में खरीद रहा है तो वही वैल्यू किसकी होगी, गुडविल की। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो परचेज कंसीडरेशन होना चाहिए, हम पहले लिखते हैं टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स हमारे पास हैं कितने भी, एक तो फर्नीचर है भी 40,000 का, उसके बाद हमारे पास डेटर्स है 250 है, 4% आपके प्रोविजन बनेगा, तो 250 का 4% आपका 10,000 है, तो 240 के आपके पास डेटर्स बचेंगे। ये हमारे पास एसेट्स, हमारे बिजनेस की वैल्यू है। स्टॉक हमारे पास 720 की वैल्यू लगाई गई, तो 720 हमारे स्टॉक की वैल्यू। ठीक है, इतनी हमारे पास एसेट थी। जब हमने बिजनेस की बैलेंस शीट देखी तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग क्या है भी, 40 एंड 240, 280 एंड 720, तो ये आपके पास क्या हो गया, 10 लाख। तो 10 लाख रुपए हमारे बिजनेस की एसेट्स थी टोटल। अब जब भी बिजनेस बेचेंगे तो उसके अंदर कुछ लाइबिलिटीज भी हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, क्रेडिटर है, तो 180 के आपके पास क्रेडिटर हैं और 20,000 का आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है। अगर मैं बिजनेस परचेज करूंगा तो लाइबिलिटी तो मेरे को ही पे करनी पड़ेगी, इसलिए उस बिजनेस की जो नेट वैल्यू बनती है हमारे पास, वो क्या बनेगी आपके पास, 8 लाख। तो हमारे पास जो नेट एसेट्स हैं भी वो कितनी आ गई, 8 लाख। यानी कि हमारा बिजनेस अगर हम आज बेचें तो उसके अंदर जो वैल्यू है उसकी एक्चुअल वैल्यू 8 लाख की है, बट यहाँ पे जो विशु लिमिटेड का बिजनेस था, माथुर एंड कंपनी ने एक्वायर किया, वो कितने में खरीदा भी, 11 लाख रुपए उसके वो दे रहे हैं। तो अगर वो एक्स्ट्रा पेमेंट जो भी दे रहे हैं तो गुडविल की वैल्यू क्या होगी भी, जो भी आपके पास परचेज कंसिडरेशन है माइनस क्या करोगे उसमें से, नेट एसेट्स। तो यहाँ पे 11 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन है आपके पास, माइनस 8 लाख हमारे पास नेट एसेट्स है, तो गुडविल की जो वैल्यू आएगी वो 3 लाख। ठीक है ना, यही तो हमारी रेपुटेशन थी कि हमने एक बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस बेच रहे हैं और वो 8 लाख का था, हमने वो 11 में बेच दिया, तो जितनी एक्सेस वैल्यू में हम उसको सेल कर पाएंगे वही क्या होगी, गुडविल, वही हमारी रेपुटेशन है इस बिजनेस की। तो हमारे गुडविल की वैल्यू कितनी आएगी, 3 लाख। और अब हमें करनी है इसकी एंट्रीज। तो एंट्री किस चीज की है, जो कह रहा बिजनेस उसने खरीदा भी, तो एंट्री करने का इसका तरीका ये होता है कि एसेट्स जितने भी हैं वो डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि हम एंट्री कर रहे हैं माथुर एंड कंपनी की बुक के लिए, विशु के लिए नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए जितनी भी एसेट्स आएंगे वो सारी डेबिट होंगे। तो एसेट्स कौन कौन सी आ रही है, एक तो आ रही है फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और एसेट्स हमारे पास आ रही, डेटर्स है हमारे पास, ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तीसरी एसेट्स है हमारे पास स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट किस किस को करोगे, जो भी आपके पास लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटी दो ही हैं, एक बैंक ओवरड्राफ्ट और एक क्या है भी, क्रेडिटर।
ठीक है, और 2 किसने खरीदा भी, माथुर एंड कंपनी। 2 आ जाएगा आपका, 11 लाख का आपका परचेज कंसिडरेशन है अभी। अभी यहाँ पे जो एग्रीड वैल्यू आई थी 40, 240, अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी स्टॉक की वैल्यू कितनी आई थी 720, और लाइबिलिटीज कितनी है 20 एंड 180। अब देखिए भी हमारा जर्नल का रूल भी यही कहता है, आपने +1 क्लास में सीखा था कि जर्नल हमेशा डेबिट और क्रेडिट को बराबर रखेगा। बट इस केस में क्या है भी, जो डेबिट की वैल्यू आई वो सिर्फ आपकी 10 लाख आ रही है, और जो क्रेडिट की वैल्यू है वो आपकी 13 लाख आ रही है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 3 लाख, और वो 3 लाख क्या निकल के आए थे, अभी कैलकुलेट किया था हमने, वो क्या थी गुडविल। और गुडविल हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स है, और एसेट्स जब सारी डेबिट हो रही है तो गुडविल भी यहाँ पे क्या होगी, डेबिट होगी। गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने गुडविल आए भी 3 लाख की आपकी गुडविल है। तो ये एक मेथड तरीका तो ये है भी गुडविल कैलकुलेट करने का आपका, जिसमें आपको क्या करना है, नेट एसेट्स दी गई होंगी या कोई भी बिजनेस है उसकी बैलेंस शीट दी गई, उस बैलेंस शीट से आप क्या करोगे, नेट एसेट्स कैलकुलेट करोगे, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटी माइनस करने के बाद जो आपके पास नेट एसेट्स आएगी, अगर उससे ज्यादा आपका परचेज कंसिडरेशन है तो वही वैल्यू आपकी गुडविल की है। क्योंकि गुडविल की डेफिनेशन भी यही कहता था, जो हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर, वो ये कह रहा था कि जो भी आपकी बिजनेस की टेंजिबल नेट एसेट्स है उसकी वैल्यू से जितना एक्सेस हमारी सेल वैल्यू होती है बिजनेस की, उसको ही क्या बोला जाएगा अभी, गुडविल कहा जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है गुडविल कैलकुलेट करने का। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसमें तो हमने ना प्रॉफिट का जिक्र किया, ये तो उस टाइम का फॉर्मूला है, मेथड यूज होगा भी जब हम बिजनेस को सेल कर रहे हैं। अब हर दिन तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिजनेस की वैल्यू लगवाएं भी, आज ये इतने में सेल हो रहा है और उसके हिसाब से कैलकुलेट करें। ये मेथड सिर्फ तभी इंप्लीमेंट हो सकता है जब आप बिजनेस को कंप्लीटली सेल कर रहे हैं, नहीं तो जनरली आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपके अलग अलग मेथड हैं भी गुडविल के, और इस चैप्टर के अंदर आप जो डिस्कस करने वाले हो वो ओवरऑल 5 मेथड्स हैं गुडविल के। ठीक है, फर्स्ट आपका एवरेज मेथड है, उसके बाद वेटेड एवरेज मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड के भी 2 पार्ट आपके, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आज हम सिर्फ फर्स्ट मेथड ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है भी आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल जो है मेनली हम प्रॉफिट के बेस पे ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हर दिन हमारे पास सेल वैल्यू अवेलेबल नहीं होती कि हम बिजनेस की सेल वैल्यू कैलकुलेट करें। और प्रॉफिट मेथड से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो फर्स्ट है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए हमें निकालने पड़ेंगे भी एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट किसके बराबर होते हैं, जो भी टोटल प्रॉफिट्स आपके पास, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी जितने सालों में आपको प्रॉफिट दिए गए हैं उतने ही नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास एवरेज निकल जाएगा। ये वही सिंपल मीन निकालने वाली बात है भी, एवरेज उसी तरीके से निकालेंगे, मीन कह लीजिए एवरेज कह लीजिए। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और जब आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स निकल जाएंगे तो वहां आपके पास गुडविल का फॉर्मूला बनता है भी एवरेज प्रॉफिट जो भी हमने निकाले मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये एक हमारा एस्टिमेशन होता है भी, हम गुडविल की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आप कितने टाइम्स करते हैं अपने एवरेज प्रॉफिट का। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस के बेस पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स आपको हमेशा ही क्वेश्चन में दिए मिलेंगे, इसको आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ये चीज आपको हमेशा दी मिलेगी। ये आपके बिजनेसमैन की खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एवरेज प्रॉफिट का 2 टाइम्स गुडविल कैलकुलेट करेगा या फिर 3 टाइम्स या 4 टाइम्स। तो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला भी एवरेज प्रॉफिट निकालने का, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, आपको निकालना तो सिर्फ
एवरेज प्रॉफिट ईयर। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट हैं भी जो आपको बताने की, एवरेज प्रॉफिट जब आप निकाल रहे हैं या टोटल प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं तो कुछ एक सेपरेट ईयर के अंदर अलग अलग जो ईयर्स हैं उनमें कोई ना कोई ट्रांजैक्शन दी होती है, जैसे कि अब नॉर्मल लॉस है या अब नॉर्मल प्रॉफिट है। सबसे पहले हमें वो एडजस्ट करनी है और एक नॉर्मल प्रॉफिट को ही जोड़ के आप टोटल प्रॉफिट निकालोगे। तो यहाँ पे देखिए एक बार, जब आप टोटल प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको पार्टिकुलर ईयर में प्लस या माइनस करनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पे आपका होता है अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस। तो जब आप गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, तो वहां पे अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज अब नॉर्मल लॉस दिया गया है तो अब नॉर्मल लॉस क्या होगा आपके पास, ऐड कर दिया जाएगा प्रॉफिट। ऐड क्यों करते हैं, अब देखो नॉर्मली हम प्रॉफिट कहां से कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये चीज आपने +1 क्लास में पढ़ी भी अभी, और जो आपने चैप्टर पढ़ा भी फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वहां भी हमने कई जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। देखो नेट प्रॉफिट मान के चलते हैं, एक एग्जांपल है छोटा सा कि 5 लाख है किसी फर्म के, और यहाँ पे और कोई अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है कोई ऐसी घटना घट जाना जो रूटीन के लाइफ के अंदर नहीं होती, जो हमारे बिजनेस का एक रूटीन एक्टिविटी नहीं है, जैसे कि लॉस बाय फायर। मतलब आग लगना तो एक नॉर्मल घटना नहीं है, ठीक है। लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है या कोई लॉस बाय एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी नुकसान होगा आपका किसी भी एक्सीडेंट से, कोई फायर है, कोई चोरी हो जाती है, तो ये आपकी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है बिजनेस की। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे लॉस बाय फायर हो जाए और आपकी फायर से नुकसान हो गया भी कम से कम मान के चलिए 3 लाख रुपए का, तो उस पार्टिकुलर ईयर के जो प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट करेंगे, वहां तो आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए के प्रॉफिट बचेंगे, ठीक है। जबकि ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। हम गुडविल जब कैलकुलेट करते हैं तो गुडविल कैलकुलेट करते हैं हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स की जरूरत पड़ती है, जो हमारे एक रूटीन के बिजनेस से इतने प्रॉफिट हो सकते हैं। अगर कोई भी अब नॉर्मल इवेंट हुआ है या कोई भी अब नॉर्मल ट्रांजेक्शन हुई है तो हम उसको प्लस या माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लॉस बाय फायर है भी, तो आग लगने से 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया इस साल। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट 2 लाख ही मान के चलें और उसके बेस पे गुडविल कैलकुलेट करें, फिर हमें क्या, इसका मतलब तो अगले साल भी आग लगेगी। तो हर साल तो आग नहीं लगनी है, हर साल तो ये नुकसान नहीं होगा। अगर हमारी ये अब नॉर्मल इवेंट ना होता, अगर ये कोई घटना ना घटे, तो हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं, 5 लाख के। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारी फर्म कितना कमा रही है, 5 लाख। इसलिए गुडविल कैलकुलेट करते हुए हमें 5 लाख की वैल्यू ही लेनी है। तो आपको क्वेश्चन में कोई भी दे रखे कि आफ्टर चार्जिंग द अबनॉर्मल लॉस, कि आपने अबनॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद प्रॉफिट दे रखे हैं, तो उस अबनॉर्मल लॉस को क्या करोगे आप, ऐड कर लोगे, ठीक है। कोई भी नॉर्मल लॉस हो सकता है, आपको एग्जांपल बताया मैंने, लॉस बाय फायर भी हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट भी हो सकता है, या कोई और एक्सीडेंट आपका हो सकता है। कोई व्हीकल आपके पास रोड एक्सीडेंट हो गया, उसका क्लेम नहीं मिला, या कुछ भी हो सकता है जो नॉर्मल इवेंट नहीं है। उसके बाद भी कोई भी आपके पास क्या है, अब नॉर्मल इनकम है, अब नॉर्मल गेन कह लीजिए उसको, या फिर आपके पास कोई अब नॉर्मल इनकम है, वो इनकम आपको क्या करनी है, अभी माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी हमारे लिए। अब अगर मैं बताऊं आपको कि माइनस क्यों की भी हमने, एक बार फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर जाते हैं। मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट्स थे वो ही 5 लाख मान लेते हैं, ठीक है। और इस पार्टिकुलर ईयर में क्या हो गया कि किसी जो हमारा बिजनेस है उसकी कोई भी लॉटरी लगी हुई, ठीक है, वहां से इनकम तो आएगी आपके पास, वो अब नॉर्मल इनकम है, और 10 लाख रुपए की लगी लॉटरी भी, ठीक है। यहाँ पे लॉटरी इनकम लिख देते हैं। तो इस साल का जो प्रॉफिट हुआ वो 15 लाख है, और अगर इसके बेस पे हम गुडविल कैलकुलेट करें फिर तो हमारे गुडविल की वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी। अब लॉटरी लगना कोई आपकी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, वो इस साल आपकी लॉटरी लग गई तो आपके प्रॉफिट बहुत हाई हो गए, लेकिन ये हर साल नहीं होगा। ये तो ठीक है कि आपका लग था, ये आपका इतनी इनकम होगी एक साल में, नहीं तो नॉर्मली तो ये नॉर्मल इवेंट तो है ही नहीं। तो इसलिए जब भी हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज इनकम जो है आपने माइनस कर देनी। अब नॉर्मल इनकम के अंदर क्या है, कोई भी आपकी लॉटरी हो जाती है, आपकी कोई सट्टे से कोई भी इनकम आ सकती है, या कोई गेम प्ले कोई भी है जहां से आपकी अब नॉर्मल इनकम आ रही है, जो आपकी बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। यानी आप जो बिजनेस के अंदर नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेल हो गए, आपकी सर्विस सेल कर रहे हैं, तो उससे जो इनकम आ रही है वो उसका पार्ट नहीं है, तो उस इनकम को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो हमारी इनकम का पार्ट नहीं माना जाता जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। वैसे हम प्रॉफिट में उसको लिख चुके हैं, लेकिन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट तब होंगे जब हम उस गेन को, उस
इनकम को माइनस कर दें। और कौन सा नॉर्मल गेन हो सकता है अभी, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, गेन ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट। आपने कोई भी फिक्स एसेट सेल कर दी, जैसे कि आपकी कोई मशीनरी थी, उसकी बुक्स में वैल्यू 10 लाख आज के टाइम पे, और मार्केट वैल्यू उसकी क्या है 13 लाख है, यानी कि आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग वो वैल्यू 10 लाख की है उसकी, और आपने उसको 13 में बेच दिया। अब मशीनरीज को बेचना ये भी आपका जो ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर नहीं आता, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है कि आप मशीनरी सेल परचेज करते हैं। नॉर्मल बिजनेस की बात करें तो ये तो आपके पास स्क्रैप था, इतने का था, आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू वो 13 में बिक गया, तो वो भी आपके अब नॉर्मल गेन है तो माइनस हो जाएगी। ये भी हर साल की ट्रांजेक्शन है। अब नॉर्मल इनकम की बात करें तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं शेयर्स में पैसा लगा रखा है या कहीं भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से आपके पास क्या आ रहा है अभी इनकम आ रही है, जैसे चाहे डिविडेंड आ गया या इंटरेस्ट रिसीव हो गया, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो वो भी आपको माइनस करनी, वो आपकी अब नॉर्मल इनकम होती है, क्योंकि वो आपके बिजनेस की इनकम नहीं है, वो क्या है आपने कहीं दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करके वहां से पैसा आके आपके बिजनेस की इनकम में काउंट कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा भी यहां पे हम कह सकते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक का आपके पास ओवर वैल्यूएशन दे रखा भी क्वेश्चन के अंदर, तो ये भी क्या होगा, आपको कम करोगे या ज्यादा करोगे, वो एक बार समझो। क्लोजिंग स्टॉक कहां से आता है अभी, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और ट्रेडिंग अकाउंट की भी कौन सी साइड में आता है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे आता है क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड इनकम दिखा रखा। अगर नॉर्मली हमारा क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए का है और वो ओवर वैल्यूएशन दिखा दिया हमने उसका वैल्यूएशन दिखाया 150, तो यहाँ पे सीधा सीधा ओवर वैल्यूएशन दिखाने का मतलब कि हमने प्रॉफिट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। जब आपकी इनकम 1 लाख है और उस इनकम को आप ओवर वैल्यू दिखा रहे हो 150, 2 लाख, कुछ भी एक्सेस वैल्यू से दिखा रहे हो, इसका मतलब जब इनकम ज्यादा हो रही है तो आपके खर्चे घटने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो भी आपका ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए उस प्रॉफिट को नॉर्मल करने के लिए क्या करोगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो वो भी आपका माइनस ही करना पड़ेगा। ठीक है, अंडर वैल्यूड है आपके पास तो आपका प्लस हो जाएगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है भी तो वो आपका ऐड हो जाएगा। क्या करोगे, उसको ऐड कर दोगे। और ऐड क्यों कर दोगे, क्योंकि देखो किसी भी साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है, और ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट साइड में दिखाया जाता है एज एक्सपेंसेस, और जब आप खर्चे ज्यादा दिखा रहे हो इसका मतलब आप प्रॉफिट को डिक्रीज करो। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है तो प्लस होगा भी, और क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है तो माइनस होगा। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का, वैल्यू कम दिखा रहे हो प्लस कर दोगे, और स्टॉक ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अगर कम दिखा रहे हो तो उसको माइनस कर दोगे। मतलब अगर चीजें क्लियर ना हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना के वहां पे क्लियर देख सकते हैं कि कौन सी साइड में लिखा जाएगा, इसकी वजह से प्रॉफिट डिक्रीज हुए होंगे या फिर इंक्रीज हुए होंगे भी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और क्या चीजें हो सकती हैं भी जो आपको ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे हो सकता है भी फिक्स एसेट्स आपने कोई परचेज कर ली भी, परचेज, बट कहां पे लिख दिया उसने आपको चार्ज एज एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी आपने कोई फिक्स एसेट्स परचेज कर ली, जैसे कोई प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है या कोई लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है। ठीक है, ये आपकी फिक्स एसेट्स हैं। कोई आपके पास व्हीकल हो सकता है, आपका फर्नीचर हो सकता है। अब देखो जब भी एसेट्स आपके पास आएंगे भी, ये एसेट्स कहाँ दिखाए जाते हैं, आपने पूरे +1 में पढ़ी हैं ये चीजें कि जब भी कोई फिक्स एसेट्स परचेज होगी तो वो कहाँ दिखाई जाती है, वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में आ जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो उसका कोई काम है ही नहीं, हम उसको एज एक्सपेंसेस तो ट्रीट करेंगे नहीं, वो तो आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता ही नहीं है। लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, फिक्स एसेट परचेज करी, जानी कहाँ चाहिए थी बैलेंस शीट में, बट हमने उसको ट्रीट कैसे कर दिया एज एक्सपेंसेस। हम उसको कहाँ ले गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अगर आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ले गए तो मतलब आपने कहाँ दिखाया होगा, डेबिट साइड में दिखाया होगा। डेबिट साइड में क्या दिखा, खर्चे, और जितने आपने ज्यादा खर्चे दिखाए उतने आपके प्रॉफिट डिक्रीज हो गए होंगे। तो उन प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे, उस वैल्यू को ऐड कर दोगे।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एडजस्टमेंट दी होगी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इन चीजों को पहले से हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे तरीके से भी। अब एक्सपेंसेस आपने ट्रीट कर दिया, ऐड कर दिया, बट तो क्या होगा जब आपने उसको एज एक्सपेंसेस ट्रीट कर दिया, तो उसके ऊपर जो लगने वाला डेप्रिसिएशन है वो तो आपने लगाया ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उसको बैलेंस शीट में लेके जाते फिर तो आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते। अब आप उसको बैलेंस शीट में लेके गए नहीं, तो मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो डेबिट साइड में आपका डेप्रिसिएशन आना चाहिए था वो आपने लगाया ही नहीं। और अगर डेप्रिसिएशन आप नहीं लगाओगे तो फिर वो तो आपको, यानी कि आपने खर्चे कम दिखाए, और खर्चे कम दिखाने का मतलब है कि आपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया। तो ये क्या करोगे, डेप्रिसिएशन ऑन, अब वो एसेट्स जो ऊपर वाली एसेट्स, अगर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन की कोई टर्म बनती है तो वो क्या करी जाएगी भी, माइनस कर। ठीक है, समझे इस चीज को। अगर कहीं भी कंफ्यूज हो रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा बनाओ, और परफॉर्मा बनाते ही आपको वो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया अभी, यहाँ पे हमने मशीनरी को दिखा दिया, जबकि मशीनरी यहाँ आती नहीं, 5 लाख की मशीन दिखा दी। अब जब 5 लाख की मशीन यहाँ दिखाओगे तो प्रॉफिट तो डिक्रीज हो रहे हैं, हमारे प्रॉफिट डिक्रीज होने नहीं चाहिए, तो इसलिए उसको क्या करा हमने, ऐड कर दिया। जबकि जो डेप्रिसिएशन है वो तो हमें यहाँ पे दिखाना था, अब डेप्रिसिएशन हमने दिखाया नहीं। जब डेप्रिसिएशन नहीं लिखोगे यहाँ, इसका मतलब आप प्रॉफिट इंक्रीज करो, और उन इंक्रीज प्रॉफिट को नॉर्मल करने के लिए क्या करोगे, उसको माइनस करोगे। ठीक है, इसके अलावा भी और आपके हो सकते हैं, जैसे प्रोप्राइटर की सैलरी हो सकती है, प्रोप्राइटर का आपका रेम्युनरेशन बनता है, वो भी आपका कहाँ जाएगा, आप उसको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए माइनस कर दोगे। कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके अभी नहीं हो रहे हैं बट इन फ्यूचर उनकी पॉसिबिलिटी है, जैसे इंश्योरेंस आपने नहीं कराया बिजनेस का, इन फ्यूचर आप इंश्योरेंस करवाने की सोच रहे हैं, तो उस केस में भी क्या है, नेक्स्ट ईयर से तो आपके वो खर्चे होंगे। मान लो आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया, इंश्योरेंस आप अभी लिख देते हैं, नेक्स्ट ईयर से तो इंश्योरेंस हो रहा है आपका, और जैसे इंश्योरेंस होगा नेक्स्ट ईयर से, तो नेक्स्ट ईयर में एज एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, आपके जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज होने वाले हैं, तो हम उसी को नॉर्मल प्रॉफिट मानते हुए माइनस कर देंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जो आपके इन फ्यूचर होने वाले हैं, अभी नहीं भी कर रहे हैं, तो उनको माइनस करने के बाद ही क्या करोगे, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद क्या करोगे, फिर आप गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो कुछ टर्म्स हैं भी बस जो हमें स्पेशली पढ़ने थी, कि हाँ इस तरीके से भी हमें क्या करना पड़ता है, चीजों को प्लस या माइनस करना पड़ता है। बाकी क्वेश्चंस में हम इनकी और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, एक एक टर्म आएगी हर क्वेश्चन में। तो ये आपकी ओवरऑल जो टर्म्स थी, उम्मीद करते हैं चीजें समझ आई होंगी आपको, और हम करते हैं इसका क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है एवरेज प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर आपको 4 दिए गए, और प्रॉफिट दिए गए आपको लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट हैं आपको। 18-19 के जो प्रॉफिट है 2 लाख है, 19-20 में -3 लाख यानी कि लॉस आपके पास, 2021 में 450 इंक्लूडिंग अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल गेन अभी आपको बताया था, डिस्कस किया था हमने, वो क्या था, अब नॉर्मल गेन आपका माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2021 एंड 2 के अंदर जो प्रॉफिट है वो 350 के दिए गए आफ्टर चार्जिंग द अबनॉर्मल लॉस। आफ्टर चार्जिंग अबनॉर्मल लॉस है तो अबनॉर्मल लॉस क्या होगा आपके पास, ऐड हो जाएगा अभी। और 2023 में प्रॉफिट कितने हैं, 260। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, आपको गुडविल कैलकुलेट करने किस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो यहाँ पे लिखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, प्रॉफिट्स दिए गए हैं, और अभी हम क्या निकालेंगे भी, एडजस्टेड प्रॉफिट, क्योंकि हमें जो टोटल निकालना एडजस्टेड प्रॉफिट का ही, एडजस्टेड प्रॉफिट तो वो कितने हमारे पास हो जाएंगे वो देख लीजिए एक बार। अब पहले साल के अंदर तो आपको 2 लाख के प्रॉफिट हैं भी, और 2 लाख के प्रॉफिट के अंदर अगर आप देखोगे तो एडजस्टेड कुछ भी नहीं हुआ, तो आपके एडजस्टेड प्रॉफिट भी 2 लाख ही है, क्योंकि यहाँ पे इस ईयर में कोई भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट आपको नहीं दी गई है। उसके बाद जो 1920 है वहां पे आपको जो प्रॉफिट दिए गए हैं वो -3 लाख यानी कि लॉस आपको दिए गए हैं, तो एडजस्टेड प्रॉफिट भी यहाँ पे क्या होगा, -3 लाख यानी कि आपके पास लॉस है। उसके बाद 2021 के अंदर आपके पास 450 गिवन है, और उसमें हम क्या करेंगे, अब नॉर्मल गेन आपको दिया गया, अब नॉर्मल गेन क्या करोगे, माइनस कर दोगे 50,000, तो 50,000 को कर दीजिए माइनस, तो आपके पास क्या बचेगा, 4 लाख आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आ जाता है। 21-22 सेशन के अंदर 350 गिवन है भी,
और 350 में आपको दिया गया है अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, कितने का दिया गया है, 90,000 का दिया गया है, तो 90,000 प्लस कर देंगे तो 350 एंड 90 कितना होगा आपके पास, 440, कितना होगा 440। क्लियर पॉइंट। उसके बाद 22 एंड 23 के अंदर जो आपको प्रॉफिट दिए गए हैं वो दिए गए हैं 260, तो यहाँ भी कुछ भी आपको एडजस्ट नहीं करना, तो यहाँ भी जो प्रॉफिट आपके पास आएंगे वो 260 ही आएंगे। ठीक है भी, तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट। यही आपको चाहिए, टोटल प्रॉफिट्स की जरूरत थी आपको। तो देखिए कितने होंगे भी, 2 लाख एंड 4 6 लाख हो जाते हैं, 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो 3 लाख ही बचेगा। 3 एंड 4 7, 7 एंड 2 9 और 1 लाख ही हो गया। तो हमारे पास टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट कितने आ जाते हैं, 10 लाख। क्लियर है भी। यहाँ जब हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट एंड टोटल प्रॉफिट निकल जाते हैं, अब हमारा काम क्या रहता है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए भी। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, अभी बताया था आपको। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है भी आपके पास टोटल प्रॉफिट या टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट लिख लीजिए, एक ही बात है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितने हैं, 10 लाख है, और नंबर ऑफ ईयर हमारे पास कितने हैं, देखो हमने कितने साल के प्रॉफिट्स को ऐड किया अभी, 18 19 19 20 फिर 20 21 21 22 22 23, यानी कि 5 साल का। तो 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 लाख। ये हमारे पास क्या आ गया अभी, एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट हमारे पास निकल के आ चुका है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, गुडविल की। तो गुडविल क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितने का है, 2 लाख का है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया फर्स्ट ही लाइन के अंदर, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 4 ईयर्स परचेज। तो कितना दिया गया, 4 ईयर्स परचेज। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा अभी, 8 लाख। और ये 8 लाख आपके क्या आ गई, ये आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, गुडविल की वैल्यू। तो ये था हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके यहाँ और चैप्टर का आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, जो क्या कहता है आपको एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये चीज हमने यहाँ पे सोल्व की है। हमने इसकी थ्योरी भी, कंसेप्ट भी की है, कंसेप्ट को हमने इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किया। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।